हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वन शॉट के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को खत्म। इसके अंदर हम करेंगे माइक्रोस्कोप। उसकी दो टाइप्स हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड साथ में टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हमें पढ़ना और रिफ्लेक्टिंग हमें पढ़ना, और रिफ्रैक्टिंग में एस्ट्रोनॉमिकल हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए, तो सबसे पहले यार आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है? वो काम है भाई साहब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, या मेरी जो क्लासेस के लिंक है, वो आप लोगों को यहीं पे मिलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले इसको ज्वाइन करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की बुक के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। देखो यार, जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है वो हमें समझना है। देखो, आपने क्या किया कि किसी चीज को देखा, ठीक है, मतलब नेकड आई से हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है यार? रेटिना पे जाके बनती है। जैसे कि हमारे सामने हमने क्या किया कि एक आई है, ये आई है, आंख है भाई साहब, और इसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है, रेटिना पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है भाई साहब? कहाँ पे बन रही है ये? एक मिनट रुकिएगा। हम्म, कहाँ पे बन रही है? रेटिना पे बन रही है। ओके, इतना तो पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा कि इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। ओके, अब ध्यान से देखना यार, यहाँ पे ना एक एंगल बना हुआ है। जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, थीटा, है ना। अब ध्यान से सुनना कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाता हूँ, मान लो यहाँ पे ले जाऊं या यहाँ पे ले जाऊं ऐसे, ठीक है, तो आप लोग देखो कि ये एंगल जो है ये क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ये एंगल क्या होगा? छोटा हो जाएगा। और जैसे ये एंगल छोटा हुआ, इमेज भी क्या हुई है? छोटी हो गई। रेटिना पे बनने वाली जो इमेज है वो छोटी हो गई है, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो फिर देखो कहाँ बनेगी यार? फिर ये एंगल भी इंक्रीज हुआ, और ये एंगल भी इंक्रीज हुआ, और ये इमेज जो बन रही थी वो भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो भी यहाँ पे क्या चीज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, क्या चीज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ? देखो यार, जो यहाँ पे साइज बन रहा है इमेज का, जो यहाँ पे साइज बन रहा है इमेज का, किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। देखो ये एंगल अगर कम ज्यादा हो रहा है, उसी के हिसाब से तो इमेज भाई छोटी बड़ी हो रही है। जो साइज है वही बदल रहा है ना। अगर मैं इसको पास ला रहा हूँ तो साइज ज्यादा है, अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ तो साइज कम हो रहा है इमेज का, रेटिना के ऊपर। तो ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। ये आंख ने, आई ने क्या किया है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ये एंगल बनाया है, ठीक है। चलो, तो विजुअल एंगल आप लोगों को पता होना चाहिए। एक टर्म हम पढ़ेंगे, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है भाई? भाई जहां तक हम क्लियर विजन हो सके, मतलब मैक्सिमम, किसी चीज को मैक्सिमम देख पाए और वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। और ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको बड़ा दूर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे इसको बड़ा दूर रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे दूर रखा हुआ। जैसे जैसे मैं इसको पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, ये मेरे को बड़ा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे ये दिखना बंद हो जाएगा। दिखना मतलब ब्लर सा हो जाएगा। तो कहाँ तक ये मुझे क्लियर और बड़ा दिखाई देता है? वो होता है डिस्टेंस कितना? 25 सेंटीमीटर, जिसको कैपिटल डी से शो करेंगे। समझ में आई चीजें? चलो अच्छा, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या करता है भाई? ये क्या करता है? ये इस एंगल को इंक्रीज करता है। मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये जो विजुअल एंगल है इनको इंक्रीज करने का काम करता है। आर्टिफिशियली हम इसको इंक्रीज करते हैं। क्लियर? चलिए, अब हमारे सिलेबस में जो सबसे पहले आता है वो आता है यार माइक्रोस्कोप। लेकिन उससे पहले माइक्रोस्कोप देखो, इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा तुम्हें, इस चीज को मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले एक बार हम ना माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। माइक्रोस्कोप यार क्या करता है? माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। माइक्रो, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना, वो होता है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप हमारे पास दो हैं हमारे कोर्स के अंदर, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब चाहे माइक्रोस्कोप पढ़ो चाहे आप यार टेलीस्कोप पढ़ो, आप लोगों को एक चीज फाइंड आउट करनी होती है, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा? मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब कई बच्चे लीनियर मैग्निफिकेशन से इसको रिलेट कर लेते हैं। भाई लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? वो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। अभी सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या किया कि भाई नेकड आई से
हमने क्या किया, नेकड आई से किसको देखा, हमने देखा भाई साहब ऑब्जेक्ट को। हमने नेकड आई से किसको देखा, ऑब्जेक्ट को देखा। अब ऑब्जेक्ट की एक हाइट हमने बोल दी कि जो कि कितनी है, एच नॉट है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी यार, पीछे बन जाएगी कहाँ पे, रेटिना पे। कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे इसकी इमेज बन जाएगी। अब यार जब हम नेकेड आई से देख रहे हैं तो किसी चीज को मैक्सिमम साइज करके कब देख सकते हैं, जब वो हम डी डिस्टेंस पे रखा हो, आंखों से डी डिस्टेंस पे रखा हो, कैपिटल डी डिस्टेंस पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे। हाँ, तो इसका मतलब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है नेकेड आई से, तो ये हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हो। यस, तो इसको हमने बोल दिया ये कितना होता है, ये डी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को निकालूं, इसको क्या बोल देंगे हम, एच नॉट बाय डी बोल देंगे। ये आप निकाल सकते हो, सिंपल। छोटा सा एंगल होता है ये, छोटा सा एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, उस फॉर्मूले से आप इसको बना सकते हो, या सीधा टेंजेंट निकाल देना। समझ आया, चल। अब ये तो हुआ यार नेकेड आई से, ये याद रखना ये किससे हो रहा है, ये जो एंगल हमने बनाया ये नेकेड आई से बना रहा है। मतलब जब भी हम नेकेड आई से किसी चीज को मैक्सिमम साइज देखना चाहते हैं उसका, तो हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, तो ये एक तरीके से नेकेड आई के लिए फिक्स रहता है, अगर आप किसी चीज को बड़ा करके देखना चाहते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज आप पढ़ोगे, टेलीस्कोप पढ़ो, माइक्रोस्कोप पढ़ो, तो उसमें आपको पढ़नी होती है यार मैग्नीफाइंग पावर पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है उसमें आप लोगों को, मैग्नीफाइंग पावर पढ़नी होती है, ठीक है। क्या पढ़नी होती है, मैग्नीफाइंग पावर पढ़नी होती है। अब मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा। मैंने इस डेफिनेशन को तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बताता हूँ होता क्या है। देखो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज और विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्चर्ड डी। सर ये क्या बता दिया आपने, सुनो यार, देखो इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर बताता हूँ तुम्हें। सुनो भी ध्यान से, ध्यान से सुनना इधर, बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से आज समझा देंगे तुम सबको। अब सुनो यार, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, नेकेड आई से किसी ऑब्जेक्ट को देखा, भाई वो कब बड़ा दिखाई दे सकता है, जब वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। तो उस टाइम पे जो एंगल बना था वो विजुअल एंगल कहलाया, और वो कितनी दूरी पे रखा, 25 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल डी पे रखा। अच्छा, अब क्या करा यार, अब ध्यान से सुनना। अब हमने माइक्रोस्कोप का यूज किया। अब वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो उससे क्या करा, पहले जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज बड़ी बना। पहले जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट था जिसको हम नेकेड आई से देख रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, बीच में ऐसे, एक मिनट, ऐसे लेंस ले आए, मैग्नीफाइंग लेंस ले आए, या बीच में माइक्रोस्कोप ले आए। तो हमने क्या करा, पहले इस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बना दी, इस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बना दी, और फिर फाइनल इमेज ने आंख के साथ, भाई देख अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इधर इधर आ जाओ। मान लो जैसे ये है कि ये लेंस आया, ये आंख रही, ये लेंस बीच में आया, इस ऑब्जेक्ट की पहले हमने इमेज बना दी। मतलब अब आंख के लिए ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब इसकी देखो क्या होगी, ये साइज इंक्रीज हुआ है, तो भाई ये एंगल और ये एंगल भी इंक्रीज हो गया। समझ में आ रही है चीजें। तो ये होता है भाई साहब मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट कैप्चर्ड डी। ये जरूरी है, टेलीस्कोप में डी पे रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। समझ में आया। आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो कि मैग्नीफाइंग पावर, अरे 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 अरे, कि मैग्नीफाइंग पावर है क्या। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो एक फैक्टर है बाय विच द इमेज ऑन द रेटिना कैन बी एनलार्ज्ड बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। भाई मतलब जो इमेज है ना उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, मतलब कितने फैक्टर से उसको एनालाइज कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज मैं तुम्हें सिंपल सी तरीका बताता हूँ, क्या करना आप लोगों को। मैग्नीफाइंग पावर इस तरीके से समझो, नेकेड आई से चीज को देखा, उसकी इमेज बनी, आंख रेटिना में बन गई, चलो। अब क्या हुआ, लेंस को यूज किया, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कुछ भी आप बोल सकते हो। उससे क्या हुआ, पहले उस ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बना दी, मतलब अब आंख के लिए वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब उसको आंख देख रही है तो बड़ी इमेज बनेगी भाई जाके। तो कितना फैक्टर से वो इंक्रीज हुई है, एपरेंट साइज कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ है, वो कहलाएगा मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। एपरेंट साइज, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोस्कोप मैंने बोला ना दो होते हैं भाई, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल से नाम से पता लग रहा है, सिंपल है तो भाई क्या है, इसके अंदर एक सिंगल क्या यूज होगा, मैग्नीफाइंग लेंस, या फिर बोलो कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, जो कि शॉर्ट फोकल लेंथ का होगा, ठीक है। कैसा होगा, शॉर्ट फोकल लेंथ का होगा। तो ये क्या है भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस है।
क्या है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कैसी है, शॉर्ट फोकल लेंथ है। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात लिखी हुई है। तुमसे कोई पूछ ले कि शॉर्ट सिंपल माइक्रोस्कोप में जो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है उसकी फोकल लेंथ कैसे होती है, तो तुमने बोला कि शॉर्ट होती है। अब एक बार ना डायग्राम समझते हैं। ये देखो यहाँ पे इसको डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे अभी क्या हुआ कि नेकेड आई से तो हमने देख लिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है जी। अब क्या किया कि यहाँ पे हमने एक लेंस रखा, यहाँ पे हमने एक लेंस रखा शॉर्ट फोकल लेंथ का, कॉन्वेक्स लेंस रखा। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो भाई यहाँ से पैरेलल रे जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, और जो पैरेलल रेज होती है वो फोकस से निकल जाती है। वो कहाँ से निकलती है बेटा जी, वो फोकस से निकलती है। अब आंख को लगेगा ये पीछे कहीं से आ रही है, अब आंख को लगेगा ये पीछे कहीं से आ रही है, तो ये बन गई फाइनल इमेज। और इसका एंगल हमने लिख दिया, ये कितना है, बीटा एंगल है, इसको एक नाम दे दिया। अब ये बाकी सारी चीजें तुम्हें पता ही है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू कहलाता है, इमेज डिस्टेंस वी कहलाता है, ये फोकल लेंथ कहलाएगा। ये सब चीजें हम मतलब मान रहे हैं कि आप लोगों ने ये समझ ली हैं पूरे इस चैप्टर के अंदर जो मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। अब आ जाते हैं डेरिवेशन के ऊपर। अब करते हैं इसकी डेरिवेशन, बढ़िया वाली धांसू सी डेरिवेशन अभी करते हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बस इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना यार, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पे कि मैग्नीफाइंग पावर जो हम समझेंगे ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर से हमें ये देखना है यार कि पहले इमेज जो बन रही थी वो किस साइज की थी, बाद में जो इमेज बन रही है वो कितने साइज की, मतलब दोनों में कितना आप बोलो कि फैक्टर, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, मतलब नेकेड आई से जो इमेज बन रही थी, अब हमने लेंस के थ्रू जो इमेज बनवाई है अपने रेटिना पे, वो कितना टाइम्स इंक्रीज हो गई है पहले वाले से, ठीक है। तो हम नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मेनली हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव जहां पे लग रहा होगा वो इन्वर्टेड इमेज के लिए होता है, तो नेगेटिव वाला फंडा नहीं रखेंगे, हम सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो भाई यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को कैपिटल, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ने यार बीटा बनाया, यहीं पे देख लो बीटा बनाया, तो इसको हमने लिखा टेन बीटा, ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। और नीचे टेन अल्फा, यार ये अल्फा कौन सा है, भाई ऑब्जेक्ट ने जो बनाया, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, कैपिटल डी पे रखा हो, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, मतलब ये वाला केस, अरे ये वाला केस, ये वाला केस भैया, मतलब ये फिक्स्ड है, ये तो फिक्स है, किसके लिए, माइक्रोस्कोप में ये फिक्स रहता है, नीचे वाला जो चीज है। चलो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ना क्या हो रहा है, हम चीजों को, छोटी चीजों को पास करके मतलब बड़ा करके देख रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ना जो एंगल होंगे वो बड़े छोटे छोटे होंगे। अगर एंगल छोटे हैं तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो टेन बीटा वो बीटा के बराबर है, और टेन अल्फा जो है वो अल्फा के बराबर है। मतलब आप लोगों को यहाँ पे m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा फाइंड आउट करना है, बीटा बाय अल्फा फाइंड आउट करना है, बस ये निकालना आप लोगों को। तो अल्फा तो यार तुम्हें पता ही लग गया कैसे है, देखो टेन अल्फा किसके बराबर, अल्फा के बराबर, और ये कितना होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कितनी है, एच नॉट, और ये कितने पे रखा हो, डी डिस्टेंस पे रखा हो, ठीक है जी। अब टेन बीटा की अगर हम बात करें तो फाइनल इमेज के साथ कितना एंगल बनाया है भाई आंख ने, वो देखो, तो फाइनल इमेज तो ये रही, और ये रहा एंगल। बट यहाँ तक इस ट्रायंगल को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी साइज हमें नहीं पता, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता अभी के लिए, हम सिर्फ इतने की बात कर लेते हैं, हम इतने के लिए बात कर लेते हैं ना, एंगल तो वही का वही है यार, यहाँ पे भी बीटा ही है। चलो, तो इससे क्या मिलेगा तुम्हें, बीटा लिखने से यहाँ पे मिल जाएगा एच नॉट बाय में यू मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, मेन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो m इज इक्वल टू बीटा, बीटा की वैल्यू इज एच नॉट बाय में u, और अल्फा की वैल्यू इज एच नॉट बाय में कैपिटल डी, एच नॉट से एच नॉट कैंसल, तो m की वैल्यू कितनी हुई, d बाय में u हो गई, कितनी हुई भाई, d बाय में u हो गई। समझ आया, यस और नो, फटाफट से एक बार देखो। तो ये होता है मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है भाई, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। आप मैग्निफिकेशन बोल सकते हो, बट एक चीज समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यार,
अब हमने क्या किया कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसके लिए हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाल दी है, जिसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू कैपिटल D बाय में u है, कैपिटल D बाय में u है, यही है। अब बात आएगी यार कि ये जो चीज है ये कब मैक्सिमम होगी, मतलब मैग्नीफाइंग पावर कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, वो चीज समझनी है अभी। तो सबसे पहले मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यार, मैक्सिमम की बात करते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब हो सकती है, जब यार इमेज जो है, मतलब लेंस के द्वारा जब आपने इमेज बनाई थी वो बहुत बड़ी बन जाए, मतलब वो मैक्सिमम दिखाई दे। और वो मैक्सिमम कब दिखाई देती है हमें, वो मैक्सिमम यार तब दिखाई देगी ना जब वो डी डिस्टेंस पे बन जाए। मतलब ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास, कहीं ना कहीं आपने उसकी सेटिंग करी, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। आपने क्या किया कि इमेज जो बनाई उसको डी पे ही बना दिया, तो डी पे तो मैक्सिमम साइज दिखाई देता है ना ऑब्जेक्ट का। चलो जी, तो इसका मतलब अगर आपको मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो इमेज जो है वो डी पे बननी चाहिए। साइन कन्वेंशन मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, v इजिकल टू माइनस डी हुआ, चलो जी, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा भाई, कहीं ना कहीं होगा। और साथ में यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है भाई इसकी। तो आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, क्या यूज करोगे, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो वो होगा 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v, ये होता है। तो वैल्यूज को रखो, 1/f इज इक्वल टू हो गया प्लस का, और ये हो गया 1/d -1/d। यहाँ से हम 1/u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 1/f प्लस 1/d आ गया, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर में देखो यार, ये है d और ये साथ में 1/u है, इस u को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/u। तो 1/u की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर को अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं तो इमेज आपकी डी पे बने, और उस टाइम पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा डी 1/f प्लस 1/d हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 1 प्लस डी बाय में एफ। ये आ गया आप लोगों का मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ चुका है आप लोगों के पास, क्लियर है। अच्छा, अब मिनिमम की अगर हम बात कर ले, किसकी बात कर ले यार, मिनिमम की, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की अगर हम बात करें, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की अगर हम बात करें, मिनिमम कब हो सकती है यार, मतलब जब जो इमेज हम चाहते हैं वो छोटी बन जाए। वो छोटी कब बनेगी, बड़ी दूर रख दो यार उसको, बड़ी दूर मतलब इन्फिनिटी पे रख दो, तो इसका मतलब यू वी जो है, इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन जाए। यू आपका कहीं ना कहीं रखा हो भाई, और एफ होता है पॉजिटिव, एफ होता है पॉजिटिव। तो वही लेंस फॉर्मूला यूज किया, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, आप लोगों के पास आएगा 1/f इज इक्वल टू हो गया प्लस का, और ये हो गया 1/-इन्फिनिटी, है ना। तो ये बन जाएगा u इज इक्वल टू एफ आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से क्या आने वाला है, u इज इक्वल टू एफ आने वाला है। मतलब मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब आएगी, जब u इज इक्वल टू एफ होगा, u इज इक्वल टू एफ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा d बाय में f, u की जगह हम f लिख देंगे, u की जगह हम f लिख देंगे भाई साहब, क्लियर है, समझ आया। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो चुका है, एक बार इसको दोबारा से देख लो, इसका डायग्राम बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इसका यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी होता है। किसके अंदर होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आ जाओ यार, कंपाउंड, कंपाउंड नाम से पता लग रहा है कि एक से ज्यादा होंगे। तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो, सिंपल ने भी मैग्नीफाई किया चीजों को, बड़ा किया, बट वो उतना बड़ा नहीं कर पाया, तो इसलिए अब कंपाउंड को यूज किया गया, मतलब यहाँ पे दो लेंस यूज किए गए, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है भाई, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो मैग्नीफाई करता है किसको, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को। और ये कितना मैग्निफिकेशन कर सकता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000, 1000 तक का ऑर्डर। ये जो बना होता है यार, दो लेंस से बना होता है, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्ट की साइड, जो आई पीस होगा वो आई की साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका अपर्चर स्मॉल होता है, उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है। और जो आपका आई पीस होता है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है।
वो लिखा भी हुआ है, ऑब्जेक्टिव है स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ देन दोज ऑफ द आईपीस। आगे बढ़े, चलो। अच्छा ये तो पता होगा कि कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं। ये इसका डायग्राम, ये इसका क्या है बेटा जी, डायग्राम है, ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्टिव हमने लिया, एक आईपीस लिया। सिंपल हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे क्या बनेगी भाई, इमेज बन जाएगी। अब इस आई पीस के लिए ये जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज बनेगी इस आई पीस के लिए क्या हो जाएगी, इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जाएगी और वो फोकस से निकल जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी ही जाएगी। आंख को लगेगा ये पीछे से कहीं से आ रही है, मतलब इमेज यहाँ पे बनेगी। अब मैंने बोला था ना कि हम नेगेटिव पॉजिटिव वाला चक्कर यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हम मैग्नीफाइंग पावर को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। नेगेटिव जस्ट ये शो करेगा कि आपकी इमेज जो है वो नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर है चीजें, यस और नो? फटाफट से बताओ, जल्दी से यार। कुछ हुआ था क्या यहाँ पे यार? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चल। अब देखो ध्यान से, तो इसी डायग्राम को एक बार देख लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो यार, दो लेंसेज के बीच की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो कैपिटल एल कहलाता है। कैपिटल एल मतलब लेंथ कहलाता है। किसकी लेंथ भाई, अगर टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप कहलाएगा। अब यहाँ पे जो एल है वो कौन है, ये वी नॉट और यू ई है। ये वी नॉट क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई वो वी नॉट का डिस्टेंस है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव के लिए वो यू नॉट है, और इसके लिए आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यू ई है, और जो इमेज है वो वी ई है। वो क्या है, वी ई है। मेरे ख्याल से चीजें डायग्राम सारा क्लियर। चलो जी, अब हम करते हैं डेरिवेशन को। अब यहाँ पे एक बार ना देखो, फाइनल इमेज ये बन रही है, तो फाइनल इमेज के साथ एंगल कौन बना रहा है यार, आई पीस बना रहा है, और ये बनेगा कितना, बीटा। वैसे ये याद रख, ठीक है, ये क्या बन रहा है, बीटा। क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला तो हमें पता ही है, ऑब्जेक्ट वाला तो हमें पता ही है कि क्या लिखा जाता है, वो तो एच नॉट बाई डी लिखा जाता है। चलिए अब डेरिवेशन करते हैं। अब करते हैं यार बड़ी ऐसी डेरिवेशन। डेरिवेशन वही एम निकालते हैं। एम कैसे होगा, सीधा मैं ना बीटा बाय अल्फा लिख लेता हूँ, ठीक है। ये तो तुम्हें अंडरस्टूड है कि पहले से ही मैंने बता दिया कि बीटा बाय अल्फा कैसे होगा। यहाँ पे करा था हमने ये, यहाँ यहाँ पे, ठीक है। तो बार बार नहीं लिखेंगे, तो वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं। चलो, तो बीटा कैसे निकालेंगे यार, सबसे पहले ना टेन बीटा निकालते हैं। जिसको हमने बोला बीटा, वो कितना आएगा, निकालो यार यहाँ से, फाइंड आउट करो। यार बीटा ये रहा, ये एक ट्रायंगल के साथ यहाँ पे बीटा बन रहा है। तो भाई यहाँ तक जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं से काम कर लेते हैं। ये यूई डिस्टेंस है, इसकी हाइट अभी पता नहीं है, तो ए डैश बी डैश लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ए डैश बी डैश लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, या कुछ भी लिख लो यार, नाम देना चाहते हो तो नाम दे लो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे, ये हो गया ए डैश बी डैश बाय में यू ई हो चुका है, ठीक है। समझ लो। अब टेन अल्फा अगर मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, टेन अल्फा, जो कि किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। कितना आएगा भाई, उसको हमने लिखा एच बाय में डी लिखा। एच नॉट लिख सकते हो, एच लिख सकते हो, कुछ भी। अब जैसे हम उसको एक नाम दे देते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन यूज किया, ये है ना ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसका नाम हमने ए बी लिखा हुआ है। तो इसको यार एच की जगह हम ए बी बोल दे, क्या ही बड़ी बात है। इसको हम ए बी बाय में डी लिख देंगे, तो कौन सी बड़ी बात है, कुछ फर्क नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना है यार, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। हमने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था। वो लीनियर मैग्निफिकेशन था स्मॉल एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, नीचे था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया उसका नाम है ए बी, ए बी। अब उसकी जो इमेज बन रही है यार, ये बन रही है, तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। चलो जी, तो ये होगा हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन के साथ लिखना चाहते हो तो साइन के साथ लिख दो। नीचे इमेज बन रही है तो माइनस में आ गया, ठीक है जी। किस, अच्छा ये किसके बराबर होता था, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी तो बराबर होता था। तो यहाँ से ये रहा इमेज डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो प्लस का वी नोट आएगा, प्लस का वी नोट आएगा।
और डी कैसा है, मतलब कितने डिस्टेंस पे रखा होना चाहिए यार, ये रखा होना चाहिए इधर, तो ये माइनस है, ये कितना है माइनस है, और ये कितना है यू नॉट आएगा, कितना आएगा यू नॉट माइनस यू नॉट। तो यहाँ से ये इससे कट, ये इससे कट, इसका मतलब यहाँ से हमें ए डैश बी डैश की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी ए बी इंटू में वी नॉट बाय यू नॉट होगी, मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। बस यहाँ पे पुट कर दो, टेन बीटा में पुट कर दो, टेन बीटा में पुट किया, मतलब बीटा में पुट किया, तो हमें मिला यहाँ पे क्या, वी नॉट बाय यू नॉट, यहाँ पे है ए बी और नीचे था यहाँ पे यू ई, बस ये आ गया है। तो भाई ये थी हमारी मेन इक्वेशन, और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, ये है हमारी ये है हमारी तीसरी इक्वेशन, ठीक है, अल्फा बोले। तो पुट कर दो मेन इक्वेशन में, चलो जी। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा कितना है, बीटा है वी नॉट बाय यू नॉट, ए बी बाय यू ई, ठीक है। अब आप लोगों के पास टेन अल्फा लिखना है, टेन अल्फा का है भाई नीचे है, या अल्फा बोलूँ तो वो नीचे है, तो नीचे कितनी वैल्यू है ए बी बाई डी, ए बी बाय डी, डी चला गया ऊपर की तरफ, तो जो चीज़ कट हो रही है वो कट करो, भाई ए बी से ए बी कट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास मिला m इज इक्वल टू वी नॉट बाय यू नॉट, और ये हुआ डी बाय में यू ई, डी बाय में यू ई। अब ध्यान से देखो यार, ये जो वी नॉट बाय यू नॉट है ये कौन है, ये मैग्निफिकेशन ही तो है, ये देखो ना, हाइट ऑफ इमेज, ये थी हाइट ऑफ इमेज, ये था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वी नॉट, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यू नॉट, तो इन दोनों का रेशियो इज व्हाट मैग्निफिकेशन यार। तो ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव पीस के लिए, ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव पीस के लिए। तो हमने लिखा यहाँ पे m इज इक्वल टू एम नॉट। अच्छा, इसको क्या लिखे यार, डी बाई यू ई को, क्या ये भी मैग्निफिकेशन है, जी हाँ ये भी मैग्निफिकेशन है, ये अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ के आए हैं, देखो ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ के आए हैं कि डी बाई ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है, डी बाई ऑब्जेक्ट जो वो क्या है मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लग गया, ये मैग्निफिकेशन, तो ये किसकी है भाई, आई पीस की, ऑब्जेक्ट देखो ना आई पीस के पास रखा है, समझ में आ रही है चीजें। तो इस तरीके से आप ये जो है ये बना सकते हो, बुक में थोड़ा सा रट्टाफिकेशन टाइप दिया हुआ है तो उसको रटना मत, ये समझना, ये समझना, ठीक है। आई बात है समझ में, क्लियर है। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का अब फॉर्मूला आ चुका है, इसी से ही हम मैक्सिमम मिनिमम को फाइंड आउट कर रहे होंगे, किसको फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और मैक्सिमम मिनिमम को चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, किसको चेक करने वाले हैं, मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर को चेक करेंगे। चलो जी, तो मैक्सिमम कब होगी भाई और मिनिमम कब होगी, तो अभी समझाया भी था कि मैक्सिमम कब होगी, जब आई पीस के लिए जो इमेज है वो कहाँ पे बन जाए, डी पे बन जाए, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो भाई, कहीं ना कहीं आई पीस के पास रखा हो, ठीक है। और फोकल लेंथ आई पीस की हम कितने लिख देंगे, हम लिख देंगे एफ पी, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही आने वाली। चलो नेक्स्ट, अब हम इसमें लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, वन बाई एफ, एफ कितना हो गया एफ पी, और यहाँ पे हो जाएगा वन बाई यू ई, प्लस का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस आता है हमारे फॉर्मूले में पहले से ही, और यहाँ पे ये पहले से ही माइनस आया है साइन कन्वेंशन का, तो इसलिए पॉजिटिव हुआ, माइनस आ गया वन बाई डी। तो यहाँ से यू ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वन बाई यू ई की कितनी आ जाएगी, वन बाई एफ ई प्लस में वन बाई डी आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब हो रही है, जब इमेज कहाँ बन रही है, डी पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है, डी पे बन रही है, ठीक है। चलो जी, तो इसमें देखो वी नॉट बाई यू नॉट तो पता ही है, चलो जी वी नॉट बाई यू नॉट ये तो पता ही है, साथ में डी आ गया नीचे, यू वन बाई यू की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, वन बाई एफ पी प्लस में वन बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे एम डी कितनी वैल्यू आएगी, वी नॉट बाय यू नॉट वन प्लस डी बाय एफ ई आने वाली है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, किसके लिए है ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे अब मिनिमम के लिए, किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, अब मिनिमम के लिए अब हम करने वाले हैं, ठीक है। किसके लिए करने वाले हैं, मिनिमम के लिए। तो मिनिमम में क्या होगा, वही है कि यार इमेज कहाँ बने, बड़ी दूरी पे बन जाए, मतलब इन्फिनिटी पे बन जाए, तो वी ई आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी,
उसके बाद ऑब्जेक्ट तो भाई वही कहीं आई पीस के पास हो, और फोकल लेंथ कितनी होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो 1/f ही होना, ये बना 1/ue प्लस का, और उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1/∞। तो यहाँ पे यूई की वैल्यू जी आ गई है, एफ ई आ गई है। यूई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, एफ ई आई है भाई साहब। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, किसका फोन आ रहा है यार बीच में। चलो 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 ठीक है, समझ आए, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, 1/, सॉरी 1/, की जरूरत ही नहीं है, अब तो सीधा एम पे चलो ना। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या है यार, अब कितनी बन जाएगी, V0/U0 तो है ही है, डी बाई में यू ई था तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, एफ ई आ गई है, तो डी बाई में एफ ई। तो ये है भाई साहब मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हमें क्या करना होता है यार, लेंथ भी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, लेंथ भी निकालनी होती है। अब सिंपल है, अब लेंथ है तो मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव का केस नहीं लेंगे, हम सीधा मैग्नीट्यूड में बात करेंगे। तो लेंथ क्या होगी यहाँ पे, लेंथ क्या है, V0 प्लस में यू। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में अरे किसको मैग्नीट्यूड में लिखो। ठीक है, अब V0 है प्लस यू हमने दोनों केस में निकाला है, यहाँ पे भी निकाला है यू, यहाँ पे और यहाँ पे भी निकाला है। तो यहाँ पे आप लेंथ इजीली लिख सकते हो, सिर्फ वहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर देना, इस मैक्सिमम केस के लिए और ये मिनिमम केस के लिए। क्लियर है, लेंथ इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप क्या करता है यार, दूर की चीजों को पास करके दिखाता है। ठीक है, दूर की चीजों को पास करके दिखाता है, ये काम करता है। तो टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस जो क्या करता है, अनेबल्स अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब ये टेलीस्कोप जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं हमारे कोर्स के अंदर, एक है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग के काफी टाइप्स होते हैं, 3-4 टाइप्स हैं, लेकिन हमें हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही बोला है, स्पेशली मेंशन किया है सीबीएसई ने भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें करना है। और रिफ्लेक्टिंग एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है, सीधा है कैसे ग्रेन के नाम से। तो बड़ा आसान रहने वाला है। अब अभी तक अगर आपने पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर मेरे साथ समझ लिए तो टेलीस्कोप में दिक्कत नहीं होगी। बस याद रखना कि जो टेलीस्कोप है वो क्या करता है, दूर की चीजों को पास करके दिखाता है। ठीक है, चलो मतलब उनको क्लियरली हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रो नाम से पता लग रहा है कि ये कहाँ की चीजें देखने में हेल्प करेगा, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, इन सब चीजों को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा सेम है कंपाउंड की तरह ही, बट डिफरेंट कैसे है मैं बताता हूँ। देखो वहां पे हमने ऑब्जेक्टिव जो यूज किया था ये, इसकी अपर्चर और फोकल लेंथ स्मॉल थी, इसकी बड़ी थी। बट उसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके अपर्चर और फोकल लेंथ बड़ी होगी एज कंपेयर टू दिस। इसकी इसकी इतनी छोटी नहीं होती है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्वेक्स होगा, आईपीस कॉन्वेक्स होगा, इसकी लार्ज फोकल लेंथ होगी, लार्ज अपर्चर होगा, इसका स्मॉल फोकल लेंथ होगी, स्मॉल अपर्चर होगा, लेकिन भाई इतनी स्मॉल नहीं होगी। ये लार्ज जो है ना, इससे थोड़ी सी कम होती है, ज्यादा नहीं होती। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव है भाई ये लार्ज क्यों होता है, ये अपर्चर बड़ा क्यों रखा गया, यार दूर से लाइटें आनी है, उनको गैदर करना है, तो इसलिए लेंस बहुत बड़ा चाहिए। हमें हमें क्या चाहिए, अपना जो लेंस है ना वो बहुत बड़ा चाहिए, तो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर सेम फॉर्मूला होता है, बस एक फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज वो तो वही है, विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट वो भी सही है, लेकिन कैप्ट एट डी का सीन खत्म है, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्ट यार इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। समझ में आया, यस और नो। ठीक है, चलिए चलो, तो m इज इक्वल टू हुआ कितना, विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट, ये हुआ m। मतलब वही है कि m यहाँ पे कितना हुआ, टेन बीटा बाय में आप बोल सकते हो टेन एल्फा, टेन एल्फा। ठीक है, आप ऐसे बोल। चलो अब इसकी डेरिवेशन समझते हैं यार। डायग्राम आप लोगों के सामने, एक बार डायग्राम पहले देख लो, फिर डेरिवेशन भी जो है इजीली मैं तुम्हें समझा दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बड़ा है, फोकल लेंथ बड़ी है और इसका अपर्चर भी बड़ा है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, वहां से रेज आ रही है, दूर से रेज आई, पैरेलल रेज आ रही है ऐसे, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन
यहाँ से क्रॉस हो गई और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी सीधी चली गई, मतलब ये पैरेलल आ रही है तो भाई ये ऐसे होके निकल जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन होके निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों ने यहाँ ये रेज जो है ये यहाँ पे मिल रही है, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट दूर था इस लेंस ने उसको पास कर दिया, ये लेंस उसको पास ले आया। अब ये उतना बड़ा नहीं दिख रहा, मतलब जो चीज बॉडी दूर थी ना और दिख ही नहीं रही थी उसको पास करके ले आया, थोड़ी सी इमेज उसकी दिखनी शुरू हुई। अब उसके लिए एक आई पीस हमने यूज किया, अब वो क्या करेगा, इसकी बड़ी इमेज बना देगा। और ये वाला पोर्शन जो है ये किस तरीके से, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह भाई, ये आई पीस है, ठीक है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ से पैरेलल लाइन गई ऐसे और ये फोकस से निकल गई और ये यहाँ पे चली गई। समझ में आई चीजें, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से थी, आई को लगेगा पीछे से आ रही है, बाकी सारी चीजें यार वही की वही सेम, ठीक है, बाकी सारी चीजें वही की वही सेम है। अब ध्यान से सुनना कि भाई अगर ये पैरेलल रेज आ रही है पीछे से तो इमेज कहाँ बनती है यार, इमेज बनती है यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो ये जो एफ एफ लिखा हुआ है ये एफ नोट जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये ऑब्जेक्टिव, अरे यार यार ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकस है। तो पहले डायग्राम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार देख लो, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये देखो, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। अब सुनो यार ध्यान से, अब कई बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे जो हमने ये लिखा है कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के साथ एंगल कैसे बना रहे होंगे। देखो यहाँ पे हमने ना ये एंगल लिखा हुआ है अल्फा, ये एंगल अल्फा कैसे हो गया, ये तो ये लेंस बना रहा है। अरे भाई इससे आगे एक बंदा खड़ा कर दिया, इससे आगे एक बंदा खड़ा कर दिया, यहाँ खड़े होकर वो देख रहा है, दूर देख रहा है, ऐसे नेकड आई से ऐसे देख रहा है, तो उसकी आंखों के साथ एक एंगल बन रहा है, तो वही एंगल यहाँ पे बन रहा है, जस्ट इस लेंस के इधर आके खड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अल्फा बन रहा है तो इधर भी अल्फा बनेगा, और यही एंगल जो है भाई साहब आंख के साथ बन रहा है, जो वो नेकड आई से देख रहा था। देख सुनो ध्यान से, यहाँ पे बंदा आके खड़ा हुआ, यहाँ पे बंदा आके खड़ा हो गया, उसकी आंखों में ये रेज आ रही है तो एक अल्फा एंगल बना रहा है। अब इसके जस्ट यहाँ पे हमने लेंस रख दिया, तो ये आगे लाइन आगे रेज जो जा रही है यहाँ पे इस एंगल को अल्फा बोल सकते हैं, ये अल्फा ये अल्फा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सब यहाँ पे जगह है यहीं पे कर लेते हैं, रुको। अब हम सबसे पहले यहाँ पे टेन अल्फा निकालेंगे, सबसे पहले हमारा ये काम है कि टेन अल्फा निकालें। टेन अल्फा कैसे निकाल सकते हैं यार, क्या इधर से निकाल लें, इससे ये लिख दें, ए डैश बी डैश, ये कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, एफ नोट है, क्योंकि फोकस पे बन रही है ना भाई, पैरेलल रेज आ रही है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनने वाली है, कहाँ बनने वाली है, फोकस पे बनने वाली है। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो, टेन अल्फा तो हो गया, टेन बीटा की बात करते हैं। अच्छा ये किसके बराबर है यार, शॉर्ट शॉर्ट एंगल है, छोटे एंगल है, तो ये बीटा के बराबर है, सिमिलरली ये अल्फा के बराबर होगा। इसको दोबारा लिखते हैं यार, रुको, इसको दोबारा लिखते हैं, ये अल्फा के बराबर होगा ना, टेन अल्फा किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, ठीक है। चलो बीटा कितना बनेगा यार, बीटा ये इमेज इसने बनाई है, ये रही फाइनल इमेज और ये एंगल बन रहा है यहाँ पे बीटा, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वही बात की यार, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, इधर से काम चला लेते हैं। तो इतने में से अगर काम चलाते हैं तो ए डैश बी डैश और साथ में आ जाएगा ये ए डैश बी डैश, नीचे आ गया यू ई, बस दोनों को डिवाइड कर दो, एम इज इक्वल टू टेन बीटा, बीटा कितना है ए डैश बी डैश अपॉन में यू ई, अल्फा कितना है ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ओ चला गया ऊपर, ए डैश से ए डैश से ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट हो गया, तो एम की वैल्यू आई एफ ओ बाय में यू ई, एफ ओ बाय में यू ई। अब कहीं मैंने पहले भी बोला यार, कई बुक्स में नेगेटिव भी दिखेगा, नेगेटिव जस्ट ये शो करता है कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं कि क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर, तो उसको आप लोग एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ ही रहा होगा तो आपको पता ही लग जाएगा कि वो कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इतनी भी बात समझ में आई। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आ चुकी है भाई एफ ओ बाय में यू ई। अब ये एफ ओ कौन है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो स्टार्टिंग में लगाया है। अब यही चीज हमें चेक करनी है कि कब मैक्सिमम हो रही है भाई और कब मिनिमम हो रही है, कब मैक्सिमम हो रही है कब मिनिमम। मैक्सिमम कब हो सकती है, जब इमेज कहाँ पे बन जाए यार, माइनस ऑफ टी पे बने, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं रखा हो,
आई पीस के पास, ठीक है। और फोकल लेंथ कैसी होगी, फोकल लेंथ होगी एफ ई। तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बनेगा एफ ई इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 1/u e प्लस का आ गया है, माइनस आ गया 1/d। तो यहाँ पे आप देखो 1/u e की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 1/f प्लस में 1/d। तो मैग्नीफाइंग पावर में इसको पुट करो, ये दे रखी है जो, इसमें इसको पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा एफ ओ, और ये बन जाएगा आप लोगों के पास 1/f प्लस 1/d बन गया। कितना बन गया, 1/d। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको ना मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई कुछ ऐसे करो कि एम डी, यहाँ पे हमने एफ को लिखा, अंदर से ना इस ब्रैकेट में से मैं एफ ई कॉमन ले रहा हूँ, एफ ई कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा एफ ई बाय में डी बच जाएगा, एफ ई बाय में डी, हाँ ये बचेगा, ठीक है। तो ये होती है भाई मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब बात करेंगे मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात करने वाले हैं, मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा कि इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, आई पीस के पास हो कहीं ना कहीं, ठीक है, ज़्यादा दूरी पे ना हो, बट कोई ना कोई एक पोजीशन हमने बता दी, एफ इज इक्वल टू कितना हो, एफ पी हो। तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज किया, 1/f p इज इक्वल टू 1/u e, मतलब एफ पी जो है, या मैं बोलूँ कि यू ई जो है वो एफ पी के बराबर आ चुका है, मतलब एम जो है वो कितना आ गया है, वो आ गया एफ ओ बाय एफ पी के बराबर। अब कहीं बुक में माइनस है, तो माइनस जस्ट शो करता है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ में आई चीज़ें। अब लेंथ इसकी कैसे लिखेंगे यार, इसकी भी लेंथ वही है कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एफ ओ है, ये वाला यू ही है, बस आप क्या करो, इसको मोड में कंसिडर करना, क्योंकि डिस्टेंस निकालने हैं तो नेगेटिव का क्या ही चक्कर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बना भाई साहब, इसको बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव था बहुत बड़ा बनता था, ठीक है। लेंस है तो भाई इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, भारी ज़्यादा होगा, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो इन सब कारणों की वजह से, इन सब कारणों की वजह से हमने, मतलब जो मॉडर्न टेलीस्कोप्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिव की जगह, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह, ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस की जगह अब मिरर यूज होने लग गए, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो यार, एक तो ये जो लेंस होते हैं ये हैवी होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, इनको बनाना मुश्किल होता है, इनको सपोर्ट बड़ा मुश्किल दिया जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं हम दे पाते, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सब कारणों की वजह से अब क्या यूज होने लग गया है, मिरर यूज होने लगे। और कौन से मिरर यूज होने लग गए हैं, कॉनकेव मिरर यूज होने लग गए हैं। अरे ये तो बिल्कुल छिप गया है, चलो अब सही है। कौन से होने लगे भाई, कॉनकेव मिरर यूज होने लगे। तो जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ऑब्जेक्टिव मिरर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या आ जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं इनके बड़े फायदे हैं। मतलब होता क्या है यार, जब हम लेंस यूज करते हैं ना, तो इमेजेस के डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, इमेज ब्लर बनती हैं, पॉइंट नहीं बन पाती, ठीक है, क्या नहीं बन पाती, पॉइंट इमेज नहीं बन पाती। तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं इनको एबिरेशन बोलते हैं। तो एक होता है क्रोमेटिक एबिरेशन, एक होता है स्फेरिकल एबिरेशन। तो इनको एक बार पढ़ेंगे। तो ये ना लेंस की वजह से आ रहे होते हैं, तो लेंसों को ही उड़ा दिया, ठीक है, लेंस को ही उड़ा दिया। तो देखो, डिफेक्ट्स जो होते हैं इमेजेस के उनको एबिरेशन बोलते हैं। एबिरेशन मतलब जो डिफेक्ट्स किस वजह से आए, लाइट की वजह से आए या फिर ऑप्टिकल सिस्टम की वजह से आए। क्रोमेटिक एबिरेशन क्या होता है भाई, जो डीसी पांडे सर की बुक है वो बोलती है कि भाई क्रोमेटिक एबिरेशन तब होता है जो इमेज बनी है वो अगर ब्लर्ड हो जाए, ब्लर सी बन रही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई सुनो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ पे दिख रहा है, इधर बात करते हैं, इधर दिख रहा है, हाँ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, देखो सी लिखते हैं हम, वी को कैसे लिखेंगे यार, फ्रीक्वेंसी लैम्डा लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, सी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यू और लैम्डा में इनवर्स का रिलेशन होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब हर एक कलर के लिए वेवलेंथ अलग अलग होती है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ का भी एक फॉर्मूला पता है।
तो इसका मतलब क्या होगा भाई, डिफरेंट कलर के लिए जो फोकल लेंथ होगी लेंस की वो डिफरेंट होगी। मतलब मान लो ये लेंस है, रेज आ रही है, तो भाई ये मान लो रेड के लिए यहाँ पे आ गई, या किसी कलर के लिए यहाँ पे आ गई, दूसरे कलर के लिए यहाँ पे आ गई, फोकस हुआ, तो वो ना ब्लर इमेज बनती है, तो वो कहलाता है क्रोमेटिक एबेरेशन। अब क्यों ना ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पंगा ये निकाल दिया जाए, तो इसलिए मिरर यूज करने लगे। और जो स्फेरिकल एबेरेशन होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल एबेरेशन में क्या होता है कि स्फेरिकल होने की वजह से क्या होता है कि फोकस प्रॉपर नहीं होता। मतलब दो तरीके की रेज होती है, एक होती है पैरेक्सिल रेज, जो एक पॉइंट पे जाके ऐसे, मतलब किसी एक पॉइंट पे जाके वो फोकस कर रही है। एक होती है मार्जिनल रे, वो इस पॉइंट पे नहीं आ पाती, वो कहीं ना कहीं पीछे या इधर आ जाती है, तो पॉइंट इमेज नहीं बन पाती, तो वो होता है स्फेरिकल एबेरेशन। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे रिमूव किया गया, वो मिरर की हेल्प से रिमूव किया गया। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव यूज किए गए यार रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर, और हमारे पास आता है कैसे ग्रेन। क्या आता है, कैसे ग्रेन आता है। इस मिरर को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव मिरर, ये लार्ज होता है। ये कैसा होता है भाई, लार्ज होता है। और ये होता है सेकेंडरी मिरर, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। ये इधर से कोटेड है और ये इधर से कोटेड है, ये कॉनकेव है। आप इसको पैराबोलिक कॉनकेव बोल सकते हो। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा भी होगा। हाँ, पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज चूजर। ठीक है, ये है, पैराबोलिक होते हैं ये। बस याद रखना कि भाई ये दो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, एक ये और एक ये। रेज आएंगे इन्फिनिटी से, यहाँ पे टकराई, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, और उसके बाद ये चली जाएंगी आई पीस में, और यहाँ पे लगा होगा एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। इससे फायदा क्या हुआ, कोई भी स्पेरिकल एबिरेशन नहीं हुआ, कोई भी क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं हुआ, इजी टू मैन्युफैक्चर होगा क्योंकि हल्के होते हैं यार ये, और हल्के हैं तो भाई खर्चा भी कम होगा, और सस्ते पड़ते हैं, मतलब खर्चा कम है तो सस्ते पड़ते हैं, और ईजिली इनको हैंडल कर सकते हैं। कोई भी डेरिवेशन आप लोगों को नहीं पढ़नी है। हाँ, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है कैसेग्रेन, उसमें जो आपको फोकल लेंथ और ये मतलब जो मैग्नीफाइंग के पावर के फॉर्मूले यूज करने हैं वो यही यूज करने हैं जो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, यही यूज करनी है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी है। ठीक है, एक आता है भाई न्यूटोनियन, एक आता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सेम ही होता है इसी की तरह, फर्क क्या आता है कि ये जो सेकेंडरी मिरर है इसको प्लेन मिरर से रिप्लेस कर दिया गया, और 45 डिग्री पे ये होता है। कितने एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। ये देखो, यहाँ से लाइट आएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर गई, यहाँ से लाइट आई, ये रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन इधर, ये आई पीस, बस बात खत्म। इसकी कोई भी डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन, और ना ही ये एनसीईआरटी में। जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए है कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या होता है। प्लेन मिरर आ जाता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की जगह, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की जगह प्लेन मिरर आ जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको जो डेरिवेशन है वो नहीं करनी है, जस्ट फॉर्मूला पता होने चाहिए, वो ये रहे जो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें। बस एक ज्ञान होना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो भाई ये था आप लोगों के पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।